आज के वीडियो में हम लोग लेंस मेकर सूत्र पढ़ेंगे जब दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। इसके पहले वाला वीडियो हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने हेडिंग डाला था पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में लेंस मेकर के नाम से पूछा जाए या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र पूछा जाए जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हैं। आपके इस बार के सिलेबस में यही एक बड़ा आर्टिकल है इस चैप्टर का, बाकी आर्टिकल्स है नहीं, और कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन भी छोटे छोटे होंगे, अभी मैं बता दूंगा, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंस मेकर सूत्र जब दोनों ओर माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास लेंस है, ठीक, मान लेते हैं एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक जो है मान लेते हैं n2 है, और ये किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है या किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है कि इसके इस साइड का अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है और इस साइड का अपवर्तनांक मान लेते हैं n3 है। ध्यान दीजिएगा, बाएं साइड का अपवर्तनांक n1 और दाएं साइड का अपवर्तनांक n3। जो मैं थ्योरी लिखता हूँ और आप लोग को कन्फ्यूजन होती है वो भी इसी प्रकार से याद हो सकता अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो माना एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक n2 है, जिसके बाएं तरफ का अपवर्तनांक n1 और दाएं तरफ का अपवर्तनांक क्या है, n3 है, और ये इस प्रकार से अपवर्तनांक है कि n2 इज ग्रेटर दैन n3 एंड इज ग्रेटर दैन n1। मतलब जो n2 का अपवर्तनांक है वो n1 से भी ज़्यादा है और n3 से भी ज़्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो लेंस है इसका अपवर्तनांक इन दोनों से ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यही हम थ्योरी भी लिखेंगे। अब क्या कहते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। यहाँ से प्रकाश किरण चलती है और प्रकाश किरण चल करके इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित हो जाती है। जब प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है, अब हम लोग कहेंगे देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। विरल से सघन में कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है n2 बड़ा है, यानी कि ये सघन है और ये विरल है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता हो तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पर अभिलंब नहीं है, तो आपको पता होगा अभिलंब बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो अगर इस वाले पृष्ठ की वक्रता केंद्र यहाँ पर है तो इसको मिलाकर हमने लगभग खींच दिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, चलिए इस बिंदु को हम A नाम दे दे रहे हैं, इस बिंदु को, और इसे हम C1 नाम दे दे रहे हैं और इसे N नाम दे दे रहे हैं, कैपिटल N। तो CAN क्या है, अभिलंब है। तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुका दिया हमने। जो रूल हम पहले पढ़ा चुके उन्हीं को यूज कर करके हमें पढ़ना है। माना कोई बिंदु वस्तु O है जिससे प्रकाश किरण चल करके प्रथम पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है। अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। इस चित्र में अभिलंब दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने C1AN ये हमारा क्या होगा, प्रथम पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य करेगा। अब उसकी तरफ थोड़ा सा झुका दिया हमने कि नहीं झुका दिया, बिल्कुल झुक गया है। अब अगर हम बात करें कि इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो क्या किया जाए, देखिए हमेशा हमने बताया है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणों का चलना आवश्यक है। पहली किरण तो चलती हुई आपको दिख रही, दूसरी किरण हम लोग क्या करेंगे, दूसरी किरण इस मुख्य अक्ष से होकर जाएगी और जो मुख्य अक्ष से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब इस प्रथम पृष्ठ के द्वारा अगर हम केवल बात करें, पूरे लेंस के द्वारा मैं नहीं सोच रहा हूं, अभी केवल पहले पृष्ठ के द्वारा सोच रहा हूं। तो पहले पृष्ठ के द्वारा अगर हम बात करें तो पहले पृष्ठ के द्वारा क्या होगा, एक अपवर्तित किरण यह है, एक अपवर्तित किरण यह है। ये दोनों किरणें कहीं काटती हुई दिख रही हैं, ये वाली जो किरण देखिए, ये वाली किरण ऐसे कुछ सीधी जाएगी और ये वाली है, दोनों कहीं काटती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं। अगर ये दोनों कहीं नहीं काट रही हैं तो इसका मतलब आगे कहीं काटेंगे भी नहीं, यानी आगे इसका कहीं भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर ऐसा है तो हमने बताया था कि आगे नहीं काटती है तो हो सकता पीछे काट रही हो, इसलिए पीछे बढ़ा देना चाहिए। तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, ऐसे कुछ हमने पीछे बढ़ा दिया। अब पीछे बढ़ा दिया तो यहां पर हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया I डैश, किसका प्रतिबिंब, O का आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बन गया, केवल और केवल प्रथम पृष्ठ के द्वारा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। केवल चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र समझ में आ जाता है, इसके बाद सॉल्व करना आर्टिकल बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब ये प्रकाश किरण
यहाँ से चलती हुई दूसरे पृष्ठ पर पहुँच जाती है, टकराती है। अब दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी। अब जब दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो ये सघन से अब विरल में जा रही है, क्योंकि ये सघन और ये क्या है, विरल। यहाँ पर देखिए n2 ज़्यादा है n3 से, तो यानी सघन से विरल में जा रही है। अब जब सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, अविलंब की तरफ क्या हो, अविलंब की तरफ झुकता है कि अविलंब से दूर हटता है, अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो अविलंब से दूर अगर हट जाता है तो अविलंब यहाँ पर बनाइए, जरा देखते हैं। इसका अगर अविलंब की बात करें तो इसका अगर वक्रता केंद्र यहाँ मान लीजिए ऐसे कुछ होगा, मैं थोड़ा सा बता दें। अब इससे दूर हटने का मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ थोड़ा सा आएगा ना, तो हम इस प्रकाश किरण को कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये मैंने मिटा दिया, ये जो अभिलंब हमने खींचा था अभी मैंने मिटा दिया। ये अभिलंब आप अपनी कॉपी में खींच भी सकते हैं और नहीं भी खींचना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रकाश किरण चल करके आगे यहाँ पर काट देती है और यहाँ पर हमारा अंतिम प्रतिबिंब आई प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु वस्तु O का इस लेंस के द्वारा, पूरे लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, आई पर प्राप्त होता है। प्रथम पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर प्राप्त होता है, आई डैश पर प्राप्त होता है। अगर केवल द्वितीय पृष्ठ के द्वारा बात करें तो द्वितीय पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। लेकिन द्वितीय पृष्ठ के लिए हमारा वस्तु कहाँ पर है, द्वितीय पृष्ठ पर प्रकाश किरण कौन सी पड़ रही है, ये वाली प्रकाश किरण पड़ रही है ना। अब ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, ये क्या O से आ रही है, नहीं, ये डायरेक्ट O से नहीं आ रही है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है आई डैश से आ रहा है। तो इसका मतलब है जो द्वितीय पृष्ठ है उसके लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, ये आई डैश कार्य करेगा, वो भी आभासी वस्तु का कार्य करेगा। वास्तव में वस्तु वहाँ तो है ही नहीं, लेकिन आभासी रूप से ये वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को हमेशा किससे मानते हैं, डिनोट करते हैं U से। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम यहाँ पर V डैश से डिनोट कर रहे हैं, जो ये आभासी वाला है इसके लिए, और जो अंतिम प्रतिबिंब है उसे हम V से डिनोट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? मैंने जो पहला प्रतिबिंब बना उसको V डैश से, जो अंतिम प्रतिबिंब बना है उसे हमने क्या मान लिया है, V मान लिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब इसी का हम प्रयोग करेंगे जैसे कि पिछले में किया गया था। एक बार हम पहले पृष्ठ के लिए सॉल्व कर रहे थे, एक बार फिर दूसरे पृष्ठ के लिए सॉल्व कर रहे थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सुनिए। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य, वस्तु कौन है, O। पहले पृष्ठ के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, आई डैश पर। द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है, आई डैश। द्वितीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये चित्र बनाने के बाद आपको लिखना जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको लिखिए। माना एक लेंस जिसका अपवर्तनांक n2 है किसी ऐसी जगह रखा गया है, किसी ऐसी जगह रखा गया है जिसके बाएं तरफ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा दाएं तरफ का n2 है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगा। तथा ये भी लिख लीजिए यहाँ जो है n1 इज लेस देन n2 इज ग्रेटर देन n3। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। माना मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है। V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है, जो कि द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य भी करता है, जो कि द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य भी करता है। तथा द्वितीय पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब V दूरी पर बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। और अभी मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराने वाला हूँ इसी में, इससे संबंधित 2 न्यूमेरिकल केवल कराऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल इसी से संबंधित, ठीक है ना। तो जरूर पूरा वीडियो देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब बोर्ड पर केवल देखिएगा। प्रथम पृष्ठ से
अपवर्तन के लिए, यानी जब प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा था तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था किसी अवतल गोलीय पृष्ठ या उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u = n - 1/r। ये सूत्र आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। जब कोई पृष्ठ होता है तो उसके लिए अपवर्तन का सूत्र ये होता है। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि n का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ पर माध्यम इधर n1 है, इधर इसका n2 है, इधर n3 है। तो इससे एक लाइन ऊपर की अगर हम बात सोचें, जब ये आर्टिकल पढ़ाया गया था इसके वो एक लाइन ऊपर ऐसे लिखा गया होगा n2/v - n1/u = n2 - n1/r। हाँ ठीक है, ऐसे लिखा गया होगा। उसका कारण इसके बाद क्या किया गया था, ये लिखा गया था, इसके बाद कहा गया था दोनों पक्षों में n1 से भाग कर दिया जाए, n1 से भाग करके तब ये प्राप्त हुआ था, ये वाला जो सूत्र है। तो हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ना कि इस सूत्र का, क्योंकि इसमें अपवर्तनांक के बारे में सारी क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब एक माध्यम दोनों साइड का एक होता तब ये यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस वाले सूत्र का यूज करते हैं, n2/v। v मतलब यहाँ पर क्या होता है, v मतलब प्रतिबिंब जहां पर बना है। तो आप बताइए पहले के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बना है, v पर कि v डैश पर। चित्र में देखिएगा, पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बना है, v डैश पर, माइनस n1 क्या, u मतलब क्या, वस्तु। ठीक है, = n2 - n1/r1। जब पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, r1 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। थ्योरी हम पहले लिखा चुके हैं, अब हम फिर लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। ठीक है, अब द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन की जब बात कर रहे हैं तो हमने n2 का मतलब क्या है, यहाँ इस सूत्र में n2 का क्या मतलब है, इस n2 का मतलब जिस माध्यम में जा रहा है। अब बताइए किस माध्यम में जा रहा है, यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ की बात करेंगे तो तीसरे माध्यम में जा रहा है, यानी n3/v। v मतलब वस्तु, प्रतिबिंब जहां पर बना है। तो बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, v दूरी पर, माइनस n1 मतलब जिस माध्यम से जा रहा था। यहाँ पर किस माध्यम से जा रहा था, पहले माध्यम से, सॉरी दूसरे माध्यम से, यानी n2 से जा रहा था। n2 क्या, यहाँ पर लिखा है u मतलब वस्तु। अब बताइए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ पर स्थित है, u दूरी पर स्थित है कि या v डैश दूरी पर। अभी हमने बताया था द्वितीय पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो i डैश पर है, यानी दूरी कितनी है, v डैश। तो v डैश लिख देंगे, और = कितना, अब देखिए n3 - n2 और बटे क्या लिखना पड़ेगा, r2। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये सूत्र पहले आना चाहिए, अगर ये सूत्र आएगा तब आराम से आपको आ जाएगा। फिजिक्स में ये भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर पीछे के टॉपिक आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको आगे के टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं और इन्हें हल करना है। देखिए n2/v डैश प्लस में, n2/v डैश माइनस में है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। चलिए मैं जोड़ कर दिखा दे रहा हूँ, जितने लोग को नहीं पता कैसे जोड़ा जाता वो भी देख ले जल्दी से। हमने इस समीकरण 1 को लिख लिया, अब समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं यहीं पर, n3/v और माइनस n2/v डैश = इस साइड को भी लिख लेते हैं, n2 - n1/r1 और माइनस n3 - n2 और बटे कितना, r2। दिख रहा, चलिए अब क्या दिख रहा आपको, ये प्लस माइनस में कट गया। अब ये माइनस में ये प्लस में है, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं ना, इसको हम पहले लिख रहे हैं। तो n3/v और माइनस n1 क्या, u = कितना, n2 - n1/r1 और माइनस n3 - n2 कितना, r2। ये हमारा एक सूत्र बन गया जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, इसे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा सुधार करके भी लिख सकते हैं। सुधार करने का मतलब है आपकी किताब से थोड़ा सा मैच करता हुआ रहेगा और कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक जगह मुझे लगता है गलती हुआ है, गलत हुआ। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं और मैंने यहाँ पर घटा दिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी कर देते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा था कि कुछ गलत, क्योंकि सूत्र मुझे याद है। तो ऐसा करते हैं n3/v माइनस n1/u = n2 - n1 कितना, r1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n2 - n3 कितना, r3। ये हमारा एक सूत्र बन गया।
कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें से अभी तक, कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत। अगर इस सूत्र पर आप पहुंच जाते कहते सर यहीं छोड़ दें, बिल्कुल सही है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता आप यहाँ छोड़ देते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स चाहे इससे लगाइए इससे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से ही हमारा न्यूमेरिकल लग जाता है। ठीक, चलिए कुछ चीज़ों को और पढ़ते हैं हम। अभी इसी से ही संबंधित है, जैसे अभी पढ़ा दे आपको, नहीं एक लाइन और पढ़ लेते हैं हम लोग, तब करते हैं इसको। देखिए जितना हम लोगों ने पढ़ लिया नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर एग्जाम में आता है तो हो सकता है यहीं तक केवल सॉल्व करने के लिए आए, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें सॉल्व करने के लिए कह दे तो इससे आगे सॉल्व करना, इसलिए मैं ऐसे कुछ चिन्ह बना दे रहा हूँ। एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको करना, ये नहीं कि इसके आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी करना, आपको कोई जरूरी नहीं है। हम लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अर्थात u बराबर क्या, इनफाइनाइट। वस्तु अनंत पर हो, वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, u बराबर इनफाइनाइट, तब v बराबर, v मतलब क्या, v का मतलब क्या होता है, लोग जानते हैं v का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है। तो v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर हम f लिखेंगे। आप याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब परिभाषा प्रथम फोकस मुख्य फोकस की कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य को जिस बिंदु से काटती है उसे क्या कहते हैं, उसका मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसलिए v बराबर फोकस लिख दिया, क्योंकि उस कंडीशन में कहाँ पर काटेगा, मुख्य फोकस पर ही काटेगा, इसलिए दूरी क्या होगी, मुख्य फोकस दूरी हो जाएगी। इस कंडीशन में हम इस समीकरण में अगर मान रख दें, समीकरण हम इसे 3 मान लेते हैं, ठीक है, तब समीकरण 3 से तो चलिए समीकरण 3 में जल्दी से मान रख देते हैं, n3 बटे क्या, v माइनस, एक मिनट एक कंडीशन और लगा देते हैं तो बेटर रहेगा, तथा दोनों ओर माध्यम एक समान हो। देखिए अगर आप कहेंगे कि सर हमने मिटा क्यों दिया, देखिए वो भी सही था ये भी सही था, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो इस वाले कंडीशन में हमें पढ़ना है कि दोनों का माध्यम भी एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माध्यम दोनों साइड का अलग अलग हो, दोनों साइड का माध्यम में एक समान, ये आपकी किताब में दिया इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। बाकी वैसे सॉल्व करेंगे तो कुछ और सूत्र मिलेगा जो कि आपकी किताब में नहीं है और वो आपके लिए यूजफुल भी नहीं है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को, अगर दोनों माध्यम एक समान है इसका मतलब क्या, n1 इक्वल टू क्या, n3। इसी सूत्र में आइए समीकरण 3 में आइए, n3 के स्थान पे क्या रखें, n1 बटे क्या, v माइनस n1 तो n1 रहेगा ही बटे u, सॉरी v के स्थान पे क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, और u के स्थान पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, यहाँ पर माना हमने, इक्वल टू कितना, n2 वैसे रहेगा माइनस n1 भी वैसे रहने दीजिए बटे r1 माइनस यहाँ n2 और माइनस n3 के स्थान पे n1 और बटे कितना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, R2 रहेगा R3 नहीं। अब इनफाइनाइट में किसी से भाग करते हैं तो कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा n1 बटे f इक्वल टू, इधर देखिए n2 माइनस n1 दोनों में है कि नहीं है, कॉमन ले लीजिए, और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, आप कहेंगे सर फालतू में ये चीज़ें करवा रहे हैं, देखिए मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि जो हम पहले पढ़े हैं उसको इसकी सहायता से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि लेंस मेकर सूत्र सॉल्व कीजिए जब उसके दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हैं और दोनों ओर माध्यम एक समान है, अगर दोनों पूछ लेता है तो आप सीधे यही वाला सॉल्व कीजिए, पहला मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आप लगा दे रहे हैं, माध्यम जब एक समान है तब क्या होगा, देखिएगा सूत्र वही आएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए इसे हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू n2 बटे n1 और माइनस n1 बटे n1। मैंने दोनों पक्षों में n1 से भाग कर दिया, n1 से भाग क्या है, यहाँ का n1 गायब हो गया, इसके बटे में आ गया, और 1/r1 और माइनस 1/r2, ये हो जाएगा 1/f n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा एक सूत्र ये भी बन गया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब दोनों माध्यम एक समान है। आपको थोड़ा सा चालाकी करना है, अगर एग्जाम में आता है दोनों पूछ लेता है, दोनों माध्यम अलग अलग है और एक समान है, ये दोनों सॉल्व कीजिए, तो ये नहीं कि दो बड़ा बड़ा आर्टिकल आप सॉल्व कीजिए, आप यही सेकंड वाला आर्टिकल सॉल्व कीजिए और सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाइए आप। और अगर पूछता दोनों माध्यम भिन्न भिन्न है वही क्यों सॉल्व करना है, तो अभी जो समीकरण 3 तक था वहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। ठीक,
और अगर UVF में संबंध पूछता कहता है इसकी सहायता से UVF में संबंध प्राप्त कीजिए लेंस मेकर सूत्र की सहायता से, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे UVF में हम संबंध प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे प्राप्त होगा, कहा गया हमारा एक सूत्र और है, तो देखिए क्या करते हैं, वन अपान एफ इक्वल टू n माइनस वन अपान R1 माइनस वन अपान R2। ये जो सूत्र मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर अगर u रहने दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर u है और यहाँ पर v है, तो यहाँ पर v और यहाँ पर माइनस वन अपान u, तो ये हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ दिख रहा है आपको, वन अपान v माइनस वन अपान u इक्वल टू n माइनस वन और वन अपान R1 माइनस वन अपान R2, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सूत्र को हम देखें और इस वाले सूत्र को देखें तो दोनों का एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है, तो यानी इस वाली साइड को भी बराबर दिखा सकते हैं, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। ये भी हमारा UVF में संबंध है और लेंस का एक सूत्र है। अगर UVF में संबंध आपसे पूछ लेता है इसकी सहायता से, तो यहाँ तक सॉल्व कीजिए, दोनों पूछता तो यहाँ तक सॉल्व कीजिए, अगर दोनों माध्यम भिन्न भिन्न केवल वही पूछता तो समीकरण 3 तक सॉल्व कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए कुछ चीज़ें और सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, लेंस की जो फोकस हैं उनमें अनुपात, लेंस के फोकसों में अनुपात अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में। ध्यान दीजिएगा एक बात मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में आर्टिकल नहीं पूछा जाता, ऐसे स्टार बना लीजिए, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या छोटा छोटा बहुविकल्पीय क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और बहुत सिंपल सी बात है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 3 लिख देते हैं, n3 बटे v माइनस n1 बटे u इक्वल टू कितना, n2 माइनस n1 बटे R1 और माइनस n2 माइनस n3 और बटे कितना R2। समीकरण नंबर जो 3 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था वो हमारा यही था, एक बार मिला लीजिए, सही हमने लिखा है, सही है ना। चलिए अब इसी में हम लोग कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, लेंस के फोकसों की बात कर रहे हैं ना, यानी लेंस में 2 फोकस होते हैं, दोनों फोकस की बात की जा रही है। तो प्रथम फोकस की बात करें, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, या हम ऐसे लिखें, प्रथम फोकस के लिए। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग, प्रथम फोकस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 से, क्योंकि उसी से संबंधित है, कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ध्यान रखना आपको। प्रथम फोकस के लिए, प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होती है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ हो जाती हैं, अनंत, मतलब समांतर हो जाती हैं, यानी अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो v बराबर इनफाइनाइट, अगर कहा प्रथम फोकस तो आपको खुद सोचना, उसकी परिभाषा से सोचना, v बराबर इनफाइनाइट, और ये आपको तभी याद होगा जब आप चित्र समझ में आएगा, आपने पढ़ा था ऐसे, तो इसे प्रथम फोकस कहते हैं। जब समांतर हो जाएगा तब इसे प्रथम फोकस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहते हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं उस कंडीशन में u बराबर क्या, f1 कह सकते हैं, मतलब प्रथम फोकस कह सकते हैं, जो वस्तु स्थित रहेगा उसे प्रथम फोकस हम कहेंगे इस कंडीशन में। तो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। अगर इस जो ऊपर हमने समीकरण लिखा है, यानी कौन सा समीकरण था ये, हमारा शायद समीकरण नंबर 3 था, तो अगर हम समीकरण नंबर 3 में अगर इसको रख देते हैं तो कुछ काम बन सकता है। तो चलिए रखते हैं प्रथम फोकस के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास n3 बटे इनफाइनाइट माइनस n1 बटे f1। किसी किसी के बुक में ऐसा भी हो सकता है कि f1 ना लिख करके f डैश करके लिखा हो, तो उससे परेशान मत होइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस n1 बटे f1 इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे R1 और माइनस n2 माइनस n3 बटे क्या R2, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये अलग आर्टिकल की तरह मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। आपको इसके सॉल्यूशन से मतलब, जो अभी सॉल्व करके आएगा उससे मतलब है, न्यूमेरिकल से मतलब है। अगर इन चीज़ों को आपको वैसे भी आना चाहिए हमेशा। द्वितीय फोकस के लिए बात करें, द्वितीय फोकस के लिए, द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण,
तो अगर प्रकाश के सम्मुख के समांतर चल रही है तो यानी u बराबर इनफाइनाइट। तो जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस कहते हैं, यानी F2 कहते हैं। F2 कह दें या इसे केवल F कह दें, क्योंकि F2 को ही मुख्य फोकस भी कहते हैं, इसलिए किसी किसी किताब में इसे F डैश यूज किया गया, इसे F यूज़ किया गया। चलिए मैं भी इसे यूज कर लेता हूँ ऐसे ही थोड़ा सा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। इसे प्रथम वाले को F डैश और दूसरे वाले को F2। इस कंडीशन में समीकरण 3 में रखिए इसको, इस वाले उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n3 बटे v के स्थान पर F माइनस n1 बटे इनफाइनाइट इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r1 और माइनस n2 माइनस n3 और बटे कितना r2। ठीक, एक लाइन जल्दी से और लिख दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख देंगे n3 बटे f, दिख रहा नीचे तक, नहीं दिख रहा सॉरी, चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं n3 बटे f इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r1 और माइनस n2 माइनस n3 बटे r2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जल्दी से देखिए। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे हम लोग तो क्या पा रहे हैं कि एक साइड इसका बराबर है कि नहीं, ये दोनों साइड क्या है इसका, ये जो दोनों साइड हैं बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब दूसरा साइड भी बराबर हमारा होगा, तो इस साइड को भी बराबर हम लिख देते हैं। कहाँ गया, ये हमारे पास है माइनस n1 बटे f डैश, इधर है n3 बटे f, इसको हम लिख सकते हैं f बटे f डैश, इसको यहाँ कर दिए इक्वल टू माइनस n3 बटे क्या n1, इसको पक्षांतर करके बटे में लिख दिया। यानी जो द्वितीय फोकस, अच्छा इसको थोड़ा और बेटर करके लिख दे, अच्छा पलट देते दोनों साइड को, तो n1 बटे कितना n3। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी लेंस के दोनों फोकसों का जो अनुपात है वो लेंस के दोनों ओर के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये पहले साइड का माध्यम है, ये दूसरी साइड का माध्यम का अपवर्तनांक है, दोनों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा क्या, दोनों के फोकस दूरियों का अनुपात। ठीक, अब अगर आप कहेंगे कि सर अगर दोनों साइड का माध्यम एक समान है तो यहाँ पर n1 n3 बराबर रहेगा, यानी कट कर 1 हो जाएगा, f डैश इक्वल टू या f इक्वल टू माइनस f डैश लिखिए, चाहे f डैश इक्वल टू माइनस f लिखिए, बात एक ही है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी लेंस के दोनों अगर माध्यम एक समान होते हैं तो दोनों जो फोकस होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर दूरी पर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। माइनस नहीं बताता है विपरीत दिशा में और बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम इस पर हम बता दे रहे हैं आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक लेंस किसी ऐसे माध्यम में रखा कि जिसके बाएं तरफ का अपवर्तनांक कुछ है, दाएं तरफ का अपवर्तनांक कुछ है, और कह दिया जाए कि दोनों के लेंस के दोनों फोकसों का अनुपात बताइए। बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, आप फोकस वाला सूत्र लगा कर निकालेंगे, फिर दूसरे वाले को निकालेंगे तो उतना लंबा जाएगा, तो उससे अच्छा आप इसको लगा करके, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 15 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट्स को। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर वीडियो पढ़ाया जाएगा और आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसी पर संबंधित 2 न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, रफ और पेन लेकर बैठे होंगे, मैं क्वेश्चन नहीं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। चलिए लिखिए, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? यदि लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। चलिए एक बात सुनिए, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाई स्कूल में ज़्यादा यूजफुल था। यहाँ पर आपको जब फोकस दूरी पूछा जाएगा तो 1/f = n - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, पहले आपको इस पर फोकस करना है। सूत्र दोनों सही, अगर u और v दिए हैं तो उसको लगाइए, अगर r1 r2 दिए हैं तो इसको लगाइए। तो यहाँ पर r1 r2 भी नहीं दिया है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा, तो जो दिया गया उसके अनुसार पहले हम चित्र बनाते हैं। ये कह रहे हैं समतल उत्तल लेंस, एक समतल उत्तल लेंस हम बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल उत्तल लेंस जानते ना, जिसका एक साइड समतल हो एक साइड उत्तल हो, तो समतल उत्तल। इसका व्यास जो है वो कितना है, व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी अगर हम चलिए इसको मुख्य फोकस मान लेते हैं और ये व्यास ये है,
ये जो ना इसे द्वारक भी बोलते हैं, अगर दर्पण की बात करते हैं द्वारक बोला जाता है। ये कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चित्र जरूर बना रहा है तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। फिर कह रहे केंद्र पर इसकी मोटाई कितनी है 3 मिलीमीटर। यानी अगर हम इसकी बात करें, ये मोटाई कितनी है 3 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए इसका जो केंद्र है वक्रता केंद्र, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं किसका, इसी वाले पृष्ठ का। इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें वक्रता त्रिज्या तो अनंत होगा, क्योंकि सीधी लाइन का वक्रता त्रिज्या अनंत होगा। और इसका वाले का हम मान लेते हैं चलिए C2। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, V बराबर कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। अब इसका अपवर्तनांक हम ज्ञात कर लेंगे। इसलिए n बराबर क्या होता है, एक सूत्र V बराबर C/n आप लोगों ने पढ़ा है, दिख रहा है। तो इस सूत्र अगर हम n बराबर सोचे, n बराबर C/v, ये कोई नया सूत्र नहीं, यही वाला सूत्र पक्षांतर करके लिखा गया। क्योंकि इसका अपवर्तनांक नहीं पता था और हमको फोका दूरी ज्ञात करना 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2। देख रहा ना, ये इसी का मुझे यूज करना है। तो n नहीं पता तो पहले n ज्ञात कर लेते हैं कि 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸, इससे कट गया 3/2 यानी 1.5। अपवर्तनांक तो निकल गया। जब क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में तो पहले आपको जो सॉल्व करना उस पर फोकस कीजिए, जो आपको फाइंड करना जैसे इस पर फोकस किया। अब यही खुद बता रहा कि हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। n चाहिए था, n नहीं दिया था क्वेश्चन में, पहले n निकाल लिया। अब क्या चाहिए, r1 चाहिए, r2 चाहिए। तो r1 r2 कहाँ दिया हुआ है, r1 मतलब क्या, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इस चित्र को देखकर हमको समझ में आ रहा है जो इसकी वक्रता त्रिज्या है r1 वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब R2 की बात करते हैं। R2 मतलब इस वाले दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो कैसे प्राप्त होगा, तो चलिए इसको मिला देते हैं। इसे हम मान लेते हैं R2, चाहे यहाँ मिलाए चाहे यहाँ, एक ही बात है। तो ये R2 है, R2 में किसी प्रकार से फाइंड करना है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है, कैसे, ये मान लेते हैं R है इतनी दूरी, ये R है और इसको हम मान लेते हैं, चलिए Y मान लेते हैं। भले यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, अभी बाद में रख लेंगे। तो ये Y है और क्या कहते हैं हम यहाँ पर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, इसकी मोटाई को हमने क्या माना, y माना। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये r है, r2 है, तो ये भी तो r2 रहेगा। तो r2 माइनस क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको अगर हम छोड़ दे तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं किसमें, इसमें ये जो पाइथागोरस का प्रमेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें हम लिख सकते हैं r2², दिख रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। r2² = r2 - y का होल स्क्वायर और प्लस स्मॉल r²। फिर से एक बात देखिए, ये r2 माना तो ये भी टोटल r2 होगा। इस r2 में से अगर y को घटा देंगे तो इतनी दूरी मिल जाएगी। और यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस का प्रमेय हमने लगा लिया। अब इसे हल करते हैं। r2² = यहाँ पर लिख सकते हैं r2² + y² - 2 r2y, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab और प्लस स्मॉल r²। इसे कट जाएगा, कट रहा कि नहीं कट रहा, ठीक है। अब हमें r2 फाइंड करना है, इसको इधर ले आइए। तो 2r2y = कितना, इधर अगर हम बात करें तो r² क्यों लिख दें और प्लस इस y² को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देंगे, देखिए ये मोटाई है, इसकी मोटाई बहुत कम है। अगर मोटाई बहुत कम है तो इसका मतलब उसका जब स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, इसको 0 में कर देते हैं, ठीक है। y² लगभग इक्वल कितना रहेगा, 0 और बटे कुछ नहीं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं r2 = कितना, स्मॉल r² बटे कितना 2y, ठीक। चलिए मान रख दीजिए, स्मॉल r का मान कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक। 3 स्क्वायर बटे 2 × y का मान कितना 3 मिलीमीटर, तो 0.3 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों एक ही बराबर होना चाहिए, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया। अब इसे हल कर लें, 9 बटे कितना 0.6, अगर हल करें तो कितना 15 सेंटीमीटर। तो r2 का मान कितना 15 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगा लेते हैं।
सूत्र 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 दिख रहा है। ठीक है, अब n देखिए पता है, r1 पता है, r2 पता, आप सॉल्व कीजिए, यह आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ। आप इसे सॉल्व करके और कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ सर क्वेश्चन लग गया या नहीं लग गया। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है कितना, 30 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आएगा, ये बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर। ये जरूर आप लोग लगाइए होमवर्क, अगर आ जाता तो कमेंट करके बताइए, नहीं आता तभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, इसी पर आधारित है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.76 अपूर्णांक, इसे 1.76 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपूर्णांक 1.6 है। फुल स्टॉप। द्रव में लेंस की प्रकृति बताइए। द्रव में लेंस की प्रकृति बताइए। चलिए जो जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 है, यानी R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। दोनों हमने नोट डाउन कर लिया। अब कह रहे हैं कि 1.76 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर, यानी जब इसको द्रव में डुबा दिया जाता उस समय इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक और भी हम पढ़ाएंगे, अभी इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इन्होंने दिया है एक अपूर्णांक 1.76, एक दिया हुआ 1.6। ठीक, अब एक बात मुझे बताइए, उस लेंस को कहाँ पर एक द्रव में डुबोया गया। जब किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया गया, अब बताइए प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, द्रव से, लिक्विड यानी द्रव से कांच में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जो ये सूत्र होता है 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र में n का मतलब क्या होता है, n मतलब अपूर्णांक। कौन सा अपूर्णांक, जिस माध्यम में प्रकाश रखा गया है, तो प्रकाश के वायु से कांच में जाएगा तो वो लिखा जाएगा। अब जल से कांच में जा रहा तो वो लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें LNG सोचना पड़ेगा, LNG, क्योंकि प्रकाश से लिक्विड से कांच में जा रहा है। और ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं। या आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं A यानी L बराबर कितना, 1.76 और ANG बराबर कितना, 1.6। ठीक, अब आपको चाहिए क्या, LNG। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इस सूत्र में, जब इस सूत्र को हम लगाना चाहेंगे तो हमें ये चाहिए, क्योंकि लिक्विड से यानी द्रव से कांच में प्रकाश किरण जा रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, अगर द्रव में रखेंगे तो द्रव से उसमें जाएगा। चलिए अब इसमें सूत्र लगाते हैं, NG बटे यानी L। याद कीजिए, क्वेश्चन हम करा देते हैं ऐसे, सूत्र हमने बनवा दिया था ना। चलिए यहाँ पर ANG का मतलब 1.6, 1.76 कैसे हल करेंगे, यहाँ एक जीरो लगा दीजिए, दशमलव भूल जाइए। हमने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन एक, कि जब आंसर और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती है तो दशमलव को हम क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं या हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, 0. कितना 9। अब इसी सब वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 0.9 माइनस 1 और 1/r1, R1 का मान कितना 10 माइनस 1/r2, R2 का मान 20। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, द्विउत्तल लेंस कह रहे हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर, यानी R2 हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब द्विउत्तल लेंस कह रहे हैं तो एक तो माइनस में तो होगा ही होगा हमारा, तो अगर एक माइनस में है तो माइनस में लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा तभी सही रहेगा। तो चलिए हल करते हैं, इसमें से अगर घटाएंगे इसको तो कितना होगा, माइनस 0.1। ठीक, चलिए और ये हो जाएगा कितना, 1/10 और प्लस 1/20, ये 1/f दिख रहा है इसके नीचे। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1/f इक्वल टू माइनस 0.1 और इंटू, इसको हल कीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 30 बटे कितना 200। कैसे लिखा, इसका गुणा यहाँ पर 20, इसका गुणा यहाँ पर 10,
तो 20 10 30 बटे 200 दोनों का गुणा याद कीजिए ना, दोनों का गुणा करके नीचे लिखते हैं, त्रिगुणा करके ऊपर लिखते हैं। ठीक, एक जीरो कट रहा है। 1/f इक्वल टू माइनस 0.1 बटे 20.0, क्योंकि 20 है ऊपर दशमलव के बाद एक अंक था तो हम दशमलव लगा सकते थे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, तुमने लगा दिया। क्योंकि जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर रहेगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दशमलव हम छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। ठीक, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, ये 3 है ना तो 3 लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस 3 बाई कितना 200, तो f इक्वल टू कितना 200/3 माइनस में, बस ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर माइनस चिन्ह बताता है कि ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि इन्होंने द्वितल क्वेश्चन में कहा था क्या, द्वितल लेंस, यानी जब उसको द्रव में रखा जाएगा तो कैसा काम करेगा, अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी फोकस दूरी निगेटिव आई, और किसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, अवतल लेंस की होती है, आप सबको पता है इसे। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी को। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी इस बात का क्लैरिटी हो कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हम और भी दुगनी मेहनत से आपको पढ़ा सकें, सारे क्वेश्चंस करा सकें। मैट्रिक्स हम आप लोग को एक वीडियो में पूरा पढ़ा चुके हैं, वहाँ से मैथ में आप जाकर उसको देख सकते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।